खुशामदीद। आगाज करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर से। लाहौर में कत्ल होने वाली 7 साला बच्ची के हवाले से अहम इंकशाफात। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि बच्ची से कत्ल के बाद ज्यादती की गई। कमाद के खेत में उसका कत्ल किया और फिर ज्यादती की। तो इसमें जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो तकलीफ़ दे भी है और अफसोसनाक भी है। जो ज्यादती हुई है वो कत्ल के बाद हुई है, कत्ल से पहले नहीं हुई। तो ये बात जो है बहुत ज़्यादा इस केस को तकलीफ़ दे बनाती है हम सब के लिए। और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, जुल्म की इंतहा हो गई, ये बहुत कम होगा कहना, मज़ीद क्या बताने पुलिस का इस वाक़े से मुताल्लिक? जी, अफसोसनाक वाक़या थाना सुंदर की हदूद में वाक़े मोहलनवाल गांव में आज पेश आया है। इस बच्ची की डेड बॉडी जो है ये गंदे पानी के जोहर से मिली है और गुज़िश्ता रोज़ सुबह 8 बजे एक बच्ची घर से लापता हुई थी। घर वाले तलाश करते रहे और कातिल जो है वो भी घर वालों के साथ मिलकर इस बच्ची को तलाश करता रहा। लेकिन जब इस बच्ची के वालिद ने शक गुजरने पर अपने भतीजे से, जो कि मुलजिम है, उससे पूछगछ की तो उसने इंकशाफ किया कि उसने इस बच्ची को कत्ल करके लाश जो है वो गंदे पानी के जोहर में फेंक दिया और इसमें इसका दोस्त जो है वो भी मुलविस है। दोनों ने इस बच्ची को कत्ल किया है और इस बात का इल्म जो कि अभी DIG इन्वेस्टिगेशन ने भी जिसका इंकशाफ किया है कि बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, जो ज़्यादती हुई है, वो उसको कत्ल करने के बाद की गई है, उससे पहले नहीं। यानी बच्ची की जो डेड बॉडी है उसके साथ ये रेप किया गया है, जिंदा बच्ची के साथ नहीं हुआ। और कत्ल के बाद इन दोनों मुलजिमान ने उस बच्ची के साथ रेप किया है। उसकी बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई है और दोनों मुलजिमान जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है। उनमें से एक मुलजिम जो कि इसके कज़न का दोस्त है, यानी मरकज़ी मुलजिम का दोस्त है, अल्लाह दिता उसका नाम है, वो साबका रिकॉर्ड याफ्ता बताया जाता है। अब इन दोनों मुलजिमान के एतराफ़ी बयान और जो जाए वक़ुआ से शवाहिद मिले हैं उनकी रोशनी में इन दोनों का चालान मुरतब किया जाएगा। और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। रवां साल में बच्चों और बच्चियों के साथ ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात भी रिपोर्ट होते रहे हैं, लेकिन ऐसा वाक़या जो है जिसमें कि डेड बॉडी के साथ रेप किया गया हो, लाहौर में अभी तक ऐसा बिल्कुल इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और इंतहाई अहम इंकशाफात हैं जो कि सामने आए। इस पर मजीद बात करने के लिए नफ्सियात डॉक्टर मोइज साहब ने अभी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, इस तरह की खबरें आए रोज़ आ रही हैं और अब जो ये वाक़या हुआ है, किस तरफ जा रहा है हमारा माशरा, क्या माइंडसेट बन गया है लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अमल है ना मुर्दे के साथ जिनसी ज्यादती करना, इसको नफ्सियात में नेक्रोफिलिया कहते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि जो मुर्दा शख्स होता है वो रेजिस्ट नहीं कर सकता, वो अपने बचाव नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को लिज्जत ज्यादा मिलती है किसी ऐसी लाश से कि जो रेजिस्ट ना कर सके, यानी मुर्दे के बाद। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, मैं कई दफ़ा आप ही के प्रोग्राम में, डिफरेंट प्रोग्राम्स में ये बात कर चुका हूँ। ज़ैनब का केस जो उठाया था किरण ने समा टीवी पे, उसके बाद से लातादाद, उससे पहले, उसके बाद कितने केसेस हुए। आज तक कोई जस्टिस नजर आया है, कोई निजाम नजर आया है कि लोगों को पता चले ऐसे लोगों को फांसी दी गई है? जब तक आप नहीं करेंगे सख्त सजा और दिखाएंगे नहीं सजा को और फौरी नहीं करेंगे, ये वाकयात होते रहेंगे। हमारे माशरे के अंदर चूंकि हम अपना प्रॉब्लम ये हो गया कि गुर्बत, एक इखलास, एक जहालत, इन चीजों ने मिलकर इंसान को दरिंदे से ज्यादा बुरा बना दिया। फिर दरिंदे घूम रहे हैं आपकी गलियों में, आपकी बेटियां, आपकी बच्चियां, आपकी बहनें महफूज नहीं है। तो जब तक आप ये काम नहीं लाएंगे जिसमें उसको सजा मिले फौरी और नजर आए, पब्लिक एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, तब तक ये वाकयात बढ़ते रहेंगे। हम इस अफसोस के साथ कुछ और कह नहीं सकते, मुजम्मत करेंगे, क्या होगा उसके अलावा वही वाकयात होंगे। हमारे बच्चे महफूज नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब जागना चाहिए। कम से कम इमरान खान को नोटिस लेना चाहिए, उसकी कैबिनेट को नोटिस लेना चाहिए, फौरी एकदम ऐसे करें कि इन लोगों को ऐसी सजा मिले जो पब्लिकली नजर आए, टेलीविजन पे दिखाई जाए लोगों को कि देखो ये सजा होती है। तो शायद इस माशरे में बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, बहुत से लोगों को जागना पड़ेगा। साथ ही रहिएगा। इस वक्त मेज़बान
कुतुब ऑनलाइन बिलाल कुतुब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही साथ मासूम ज़ैनब के वालिद अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कुछ रोज़ पहले हमने देखा कि जहां आप रिहाइश पजीर हैं उससे करीब में भी इसी तरह का एक दिल दहला देने वाला वाक़या हुआ, लेकिन आज जो सफाकियत की इंतहा की गई है, सबसे पहले आपके जज्बात जानना चाहेंगे इस वाक़े पर। बड़ी इंतहाई तकलीफ से वाक़या है, यकीन करे मेरी आंखों में आंसू है इस वक्त भी। इतनी तकलीफ से वाक़या कि इंसान, ये तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ पर तो ये दरिंदगी की इंतहा हो गई है। और हमारी मौजूदा पार्लियामेंट, जो हमारे जितने भी मैं समझता हूँ तमाम सियासी पार्टियाँ, पार्लियामेंट नुमाइंदा, ये सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ये कहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनकी तरजीहात क्या है। आज हमारे बच्चे बाहर घरों में महफूज नहीं है। जो जब तक जो हमने पहले दिन मुतालबा किया था ज़ैनब बेटी के कातिल को ऐसा इबरत बनाया जाए, तब ताकि दोबारा को पाकिस्तान में किसी हमारे बच्चे के साथ ऐसा वाक़या ना हो, हमारे बच्चे महफूज हो जाए। ज़ैनब बेटी तो कुर्बानी देकर चलेगी, लेकिन हम बाकी बच्चों को भी महफूज कर लें। अफसोस कि उसके बाद भी हम आज के दिन तक ऐसे इकदाम नहीं कर सके कि हमारे बच्चे जो महफूज हो सके। हमारे बच्चे आज भी उसी तरह गैर महफूज हैं, बल्कि वाक़या तो उससे भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और मैं तो कह लो भी इंतहाई तकलीफ होती है कि हमारी कहाँ इंसानियत गई है। हमारी पार्लियामेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं अमीन साहब की इंसानियत कहाँ जा रही है। ज़ैनब के हवाले से तो हर आंख अश्कबार है। उसके बाद जितने ही वाक़यात हुए हैं और आज तक जो वाक़यात हो रहे हैं उस पर पाकिस्तानी सिर्फ रो ही सकते हैं, क्या करें। इस पर मजीद बात करने के लिए बिलाल कुतुब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल कुतुब साहब, क्या कहा जाए इस हवाले से? आए दिन इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, आए दिन इस तरह की मासूम बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ सामने आ रही हैं और आज तो इंतहा हो गई। आज तो आप देखिए कि एक मासूम बच्ची जिसको कत्ल किया गया, उसके बाद उसके साथ ज़्यादती की जा रही है। किस तरफ मुआशरा जा रहा है हमारा, बिलाल साहब? देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर मोइस की भी बात सुन रहा हूँ, अमीन भाई की भी बात सुन रहा हूँ, लेकिन देखिए ये सारे अल्फाज जो है ना, वो सिर्फ इस वक्त अल्फाज हैं, अल्फाज से ज्यादा कुछ नहीं। इबरतनाक भी एक लफ्ज रह गया है, हम जहनी मरीज हैं, ये भी एक लफ्ज रह गया है। ना हम इबरतनाक सजा देने की काबिलियत रखते हैं, ना हमने इससे कोई सबक सीखा है, ना अब तक हम सीखने की किसी पोजीशन में है। ये हकीकत है और हमें मान लेना चाहिए। अगर कुछ करना है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क का पानी और इस मुल्क के लोगों के खून को दोबारा से टेस्ट करें और पता चलाए कि क्या आखिर क्या है हमें। मैं ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के कहता हूं, जितने भी सुनने वाले हैं, कौन शख्स है आप में से जो पाकिस्तान में अब बेटी के लिए दुआ करेगा कि अल्लाह में बेटी अता करे? नबी ने बेटी की दुआ की कि वो जन्नत में जाएगा जिसने उसने तरबियत की। आपने बेटियों को कत्ल करके उनके साथ जना करना शुरू कर दिया और अपने आप को आप मुसलमान और उम्मत मोहम्मद कहते हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम मेरे लिए भी है, अदारों के लिए भी है और रियासत मदीना के लिए भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबके लिए ये सवालिया निशान है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुइस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप इस बीमारी का जिक्र कर रहे थे कि नेग्रोफीलिया होती है, चलें ठीक है, अगर हम मानते हैं कि कुछ लोगों के अंदर ये बीमारी भी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि अमूमन इस तरह के जो वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो इस तरह के मुल्ज़िमान सॉफ्ट टारगेट ही ढूंढते हैं, ये बच्चों को ही ढूंढते हैं और इनमें मुलव्विस अपने कोई आसपास के लोग ही मौजूद होते हैं। ये किस तरह का माइंड सेट है? देखिए, असल में होता ये है कि अगर बड़ा आदमी होगा या बड़ी उम्र की बच्ची होगी तो वो मुज़ाहमत करेगी। बच्चे अमूमन मुज़ाहमत नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मर चुका हो वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये कमज़ोर किस्म के लोग होते हैं जिनके पास कमज़ोर किस्म की विल होती है, हिम्मत नहीं होती, डरपोक होते हैं। और बेसिकली ये नफ्सियाती मरीज़ है, ये बड़ा गंदा किस्म का मर्ज है और दुनिया में इसके ऊपर बड़ी एनालिसिस हुई है इस किस्म के लोगों पर। हद तो यह है कि ये ताज़ा मुर्दा जो दफन होता है उसको कब्रिस्तान से निकाल कर भी हरकत करते हैं और ये भी पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुका है। मेरे ख्याल में हम जरा हल की तरफ आए। इस वक्त हमें मेरी तो गुजारिश है तमाम उलमाए कराम से, तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम से, बिलाल साहब इनसे बहुत सारे लोगों से वाकिफ है, वो भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। इस वक्त उलमाए कराम उठे और इस मसले को उठाए और हुकूमत पर प्रेशर दे कि किसी तरह भी इनको सजा मिलनी चाहिए और सजा ऐसी हो। फिर बता रहा हूँ, कोठरी के अंदर फांसी नहीं देनी, आपने सरेआम देनी है ताकि लोग देख सके। बिल्कुल मोइस साहब, सबसे ज़्यादा रोना ये है कि निज़ाम काम नहीं कर रहा, जो मुजरिम हैं उनको पहुंचाया नहीं जा रहा उनके अंजाम तक। हमारे साथ रहिएगा जहांगीर खान जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं इस सारे मामले को। जहांगीर, आपने बात भी सुनी होगी इन तमाम अफराद की जो कि इस वक्त हमारे पैनल में मौजूद हैं। आप जानना आपसे चाहेंगे कि वो दो अफराद जिन्होंने ज़्यादती की इस बच्ची के साथ, उम्रें उनकी कितनी बताई जा रही हैं?
ये दोनों मुलजिमान जो हैं, इनमें से जो मरकज़ी मुलजिम है जो कि इस बच्ची का तायाजाद कज़न है, उसकी उम्र जो है वो 16-17 साल बताई जाती है, जबकि जो दूसरा मुलजिम है उसकी उम्र 20 से 22 साल के दरमियान बताई जाती है। और वो जो दूसरा मुलजिम है उसके बारे में बताया जाता है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है, साबका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम है, इससे पहले भी उसके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हैं। लेकिन जो बच्ची का कज़न है, इसने जब ये इंकशाफ किया कि बच्ची इनके हाथ से कत्ल हो गई है, इन्होंने बच्ची को कत्ल कर दिया है, तो उसने इस बच्ची के वालिद को ये कहा कि जो दोस्त है मेरा अल्लाह दित्ता, उसने मुझे ब्लैकमेल किया था कि अगर मैं इस बच्ची को लेकर नहीं आता तो वो मुझे जान से मार देगा। जिसके बाद मैं इस बच्ची को लेकर वहाँ चला गया हूँ और बच्ची को इन्होंने पहले कत्ल किया है, जिसके बाद उसके साथ रेप किया और उसके बाद आकर उस बच्ची के वालिदैन के साथ उसको ढूंढने का ड्रामा रचाते रहे हैं। लेकिन जब बच्ची के वालिद को यह शक गुजरा कि बच्ची इसके साथ बाहर जाती देखी गई थी, उसके बाद उसको पूछगछ की गई और शाम के वक्त जाकर मुलजिम ने बताया कि इन्होंने बच्ची के साथ ये ज़्यादती की और उसको कत्ल कर दिया है। जिसके बाद उसको पुलिस के हवाले किया गया और पुलिस कस्टडी में उसने एतराफ़ किया और फिर निशानदही की कि जहाँ पर इस बच्ची की बॉडी को उन्होंने डिस्पोज़ करने की कोशिश की है, वहाँ से फिर आज इस बच्ची की डेड बॉडी रिकवर की गई है। इन दोनों के एतराफ़ी बयान भी पुलिस ने रिकॉर्ड कर ली हैं और जाए वक़ुआ से जो एविडेंसेस हासिल किए गए हैं उसमें बच्ची के कपड़े, उसके जूते, इनके फिंगरप्रिंट्स और दीगर। ठीक है, ये सारा वाक़या है जो कि जहांगीर आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, यकीनी तौर पर हर दिल इस वक्त दुखी है। बिलाल कुतुब साहब, हमने देखा है कि ज़माने जाहिलियत के वाक़यात हम पढ़ते भी रहे हैं और जिस तरह से आप हमें बताते भी रहे हैं, ये किस वक्त में इस वक्त हम जी रहे हैं, इस तरह के वाक़यात इस अंदाज में होना, क्या किन अल्फाज में आप मज़ीद बयान करेंगे से? बात तो ये कि दौरे जहालियत को अब आप ताना ना बनाइए, क्योंकि दौरे जहालियत का मुझे कोई मुफ्ती, कोई आलिम, स्कॉलर एक ऐसा वाकया बता दे कि वो जमाना जब के जहालत का था, जब नबी नहीं आए थे, किसी ने इस बच्ची को कत्ल करने के बाद जना किया हो। यकीन कीजिए किसी रवायत में अगर मेरे इल्म में कोई इजाफा कर दे तो मैं उसका शुक्रगुजार हूं। मामला यह है कि हम हकीकत को देखने के काबिल है ही नहीं या देखना नहीं चाहते। भाई ये नफ्सियाती बीमारी है, जरूर होगी। पाकिस्तान ने ही मन्नत मानी हुई है कि सारे बीमार यहीं पैदा होंगे, अगर है भी तो उसका इलाज क्या ये है कि ये बच्चियां जो है अब वो रेप होती फिरें। हुकूमत का, अदारों का, रियासत का, पुलिस का, किसी की कोई जिम्मेदारी तो होगी इसमें। यहाँ पे सारे उलमा कराम से आज आप फतवा ले दें, मैं डॉक्टर मोइज आपको मैं सबसे आपको फतवा दे देता हूं कि इनको आप सड़क पे फांसी दें। हुकूमत के पास ना ताकत है ना हम है कि वो एनजीओ के खिलाफ खड़ी हो के जो बाहर से फंड लेकर इन फांसियों के खिलाफ खड़े होते हैं और इनको कि ये इंसानी हकूक के खिलाफ है। बच्ची मर के रेप हो जाए, इंसानियत नहीं मरती। अगर फांसी दी जाए तो इंसानी हकूक पैमाल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलाल कुतुब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुसरत चीमा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। जिस तरह से ये खबर सामने आई है मैडम, सबके दिल दहल गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, दिल दहला देने वाली खबर है और इस तरह से आए दिन ये वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। समझ नहीं आता कि आपसे हम क्या सवाल पूछें। चाइल्ड लेबर लॉ का क्या हुआ, मजीद लेजिस्लेशन हो रही थी उसका क्या हुआ। आए दिन इस तरह के ये तमाम तर मामला सामने आ रहे हैं और आज ये 7 साला बच्ची है जिसको कत्ल के बाद उसके साथ ज्यादती की गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इंतहाई अंधोनाक, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त वाकई मैं इस पर क्या बात करूं। वाकई दिल दहला देने वाला वाक़या और हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। मैं एग्री करूंगी बिलाल कुतुब साहब की बात से, मैं भी उनको सुन रही थी कि जब ऐसे जानवर, दरिंदा, बल्कि दरिंदे भी ये नहीं करते, अगर उन लोगों को सख्त सजाएं देने की बात हम पार्लियामेंट के अंदर करते हैं तो एक सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी वो जो उन लोगों को फॉलो करते हैं जहाँ पे फिर दे क्लेम के वहाँ पे एनिमल के भी राइट्स हैं, तो इस तरह की दिल दहला देने वाले इंसिडेंट तो ये मुसरत साहबा, आप मजम्मत की बात कर रही हैं, हुकूमत मजम्मत से आगे कब बढ़ेगी? किस तरीके से इस स्पेसिफिक वाक़े को टेकअप किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो इस स्पेसिफिक वाक़े को मैं अर्ज करूँ तो इसमें किसी सूरत भी जो कल्प्रिट्स हैं उनको किसी सूरत कतई तौर पर माफ़ी नहीं दी जाएगी। इसके ऊपर भी हम लोग ये अंडर डिस्कशन है पार्लियामेंट के अंदर कि हम ये लेजिस्लेशन करें कि जिसमें इस तरह के वाक़यात की मुद्दई गवर्नमेंट खुद हो, ताकि ये जो माफ़ी खिलाफी आपस में, क्योंकि मोस्टली चाइल्ड अब्यूज में, चाइल्ड रेप्स एंड मर्डर्स के अंदर फैमिली फ्रेंड्स या क्लोज के रिश्तेदार इन्वॉल्व होते हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल,
बट अक्सर औकात, लेकिन उनकी जब मुद्दत होगी हुकूमत की, तो ताकि किसी, और ये बिल्कुल भी नाकाबिले माफी, ये गुनाह है, ये गुनाह से भी गुनाह है कबीरा, ये बदतर गुनाह, इसमें दुनिया का कोई मजहब, कोई कानून। मुसर्रत साहिबा, आप खुद एडमिट कर रही हैं कि ये गुनाह कबीरा है, ये इतना संगीन जुर्म है कि पूरा पाकिस्तान दहल जाता है, लेकिन अब भी यही होता है कि सिर्फ मजम्मत की जाती है, सिर्फ ये कहा जाता है कि कमेटी बनाएंगे, सिर्फ ये कहा जाता है कि हम लेजिस्लेशन करेंगे। समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट किस तरह इस मसले को टेकअप करेगी। बिलाल कुतुब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल कुतुब साहब, जिस तरीके से खुद मुसर्रत चीमा साहिबा ये कह रही हैं कि ये गुनाह कबीरा है, संगीन जुर्म है, इसके ऊपर कमेटी कायम करेंगे, तो आप इस हवाले से कुछ कॉमेंट करें कि अब मजीद क्या करना चाहिए, इस मुआशरे का माइंड सेट तब्दील करें, कानून में तब्दीलियाँ करें, कितनी सख्तियाँ करें, फिर भी इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। देखिए, मेरा तंजन तो जी ये चाहता है कि मैं सबसे कहूं कि खुदा के वास्ते कुछ ना करो, खानी शुरू कर दो। तंजन मेरा जी तो ये चाहता है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की मैं पावर दे दूं पुलिस को कि वो इनको देखे और वहीं पे गोली मार दे, क्योंकि इंसाफ करने की कैपेसिटी मुझे तो कहीं नजर नहीं आती। तीसरी बात ये कि अगर किसी को करना ही है तो ये प्रायोरिटीज है क्या आखिर? ये हम नफ्सियाती बीमारियां कह के और हम मजम्मत करके, मुझे तो उम्र हो गई, बूढ़े हो गए भाई, ये कर करके अब कब रियासत इस पे अपनी वो जिम्मेदारी देगी जब मैं ये कह सकूं कि मेरे कप्तान ने जो वादा किया था मदीने की रियासत का, इंशाल्लाह वो वाकई ही उसकी ये पहली सीढ़ी है जो हम सब लोग चढ़ गए हैं। इस मुल्क में आप कोविड से मना नहीं किसी को कर सकते, जल से जुल्म से आप किसी को मना नहीं कर सकते, मौत से कोई डरता नहीं है, रेप हो रही है हमारी 6-6 साल की 4-4 साल की बच्चियां, ये सारे गुफ्तगू मेरे समेत करने वाले हैं या किसी को कुछ करना है? अगर किसी को कुछ करना है मुझे एक बताइए, किसने सोयो मोटो एक्शन इस पे लिया जज ने? कमाल बात है, जब आपकी अदालतें एक सूरत नींद सो रही हैं और रियासतें जो हैं वो ताज़ियत करने के लिए हैं, तो बीबी मैं और डॉक्टर मोइज जैसे लोग सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के बस खत्म कर देंगे, सीने पे हाथ रखेंगे। आज इस वाक़े को सुनने के बाद कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों को दुआ देंगे कि हमारे घर में भी अल्लाह बेटी। बिल्कुल बिलाल साहब, ऐसा भी हमने देखा है कि कोर्ट रूम के अंदर भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि जो मुजरिम हैं उनको गोली मार दी गई। बेहद शुक्रिया, आप इस मुतालिक अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। साथ ही साथ डॉक्टर मोइज साहब हमारे साथ मौजूद थे। मासूम ज़ैनब के वालिद अमीन साहब भी इस मामले पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा साहिबा आप भी हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी शुक्रिया। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब कुछ सियासी हलचल की बात कर ले तो वजीर आजम इमरान खान मुस्ताफी होंगे, ना ही असम्बलियां तहलील होंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अपोजिशन को दो टोक पैगाम, कहा कि कौमी डायलॉग करप्शन खात्मे के एजेंडे के बगैर नामुमकिन है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से सीनियर सहाफियों की मुलाकात, गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान खुलकर बातें। सदर ने वाजे कर दिया कि अपोजिशन कुछ भी करे, असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। वजीर आजम के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। सदर मुमलिकत ने कहा 2 साल से सियासी निजाम को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा रहा है। सवाल उठाया कि कैसे हो सकता है कि अपोजिशन मुतालबा करे और वजीर आजम मुस्ताफी हो जाए, इस्तीफे की कोई वजह ही नहीं बनती। अपोजिशन इल्जामात के बजाय ये बताए धांधली हुई कहाँ। डॉक्टर आरिफ अलवी ने यह भी कहा हर मसले पर बात हो सकती है मगर करप्शन पर समझौता नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत ने कहा भारत खुलकर सी पैक के खिलाफ साजिशें कर रहा है। बलूचिस्तान में 90% दहशतगर्दी में भी भारत का हाथ है। हुकूमती नुमाइंदे की दौरा इसराइल की इतलात बेबुनियाद करार देते हुए कहा इसराइल को तस्लीम न करने के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, हुकूमत पर कोई गैर मुल्की दबाव नहीं है। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने सदर आरिफ अलवी के बयान पर एतराज़ कर दिया। कहते हैं सदर को सियासी बातें नहीं करनी चाहिए, ये आईनी तौर पर उनके ओहदे के लिए मुनासिब नहीं है। सियासत करनी है तो पार्टी कारकुन बन जाएं। इन्हें पता है कि अगर हुकूमत रुखसत हुई तो इन्हें भी जाना पड़ेगा। आरिफ अलवी को तो पॉलिटिकल बातें करनी ही नहीं चाहिए। सदर मुमलिकत जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं, लेकिन वो बातें ऐसे करते हैं जिस तरह से पीटीआई के वो एक बड़े सियासी कारकुन है। वो पीटीआई से वो फारिग हो चुके हैं, उनका मनसब जो है उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देता आइन के हिसाब से, और यही हमारी झगड़ा है। सदर हो या कोई और हो, उनको हम जब आइन का याद दिलाते हैं तो वो कहते हैं आप हर वक्त आइन बात करते रहते हैं, और किसकी बात करेंगे। उनको भी पता है
कि अगर ये हुकूमत जाती है, इमरान खान की हुकूमत जाती है, तो उसके साथ वो भी, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगली पार्लियामेंट आएगी तो उनको या तो इम्पीच करेगी, जैसे वो मुशर्रफ को रिजाइन करना पड़ा था 2008 में। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो को अंडर 19 का खिलाड़ी करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च में बहुत फर्क होता है। आसिफ जरदारी जानते हैं कि जेल से कैसे बचना है। इनकी लड़ाई नैब से ज्यादा इमरान खान से है। ये कह रहे हैं लॉन्ग मार्च, तो मार्च हो। लॉन्ग मार्च में और लॉन्ग मार्च में फर्क होता है। कल आसिफ जरदारी साहब ने जेलों भरने की भी बात की है। जेलें भरनी होगी। पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जिन्होंने कैद का मोस्टली वक्त हॉस्पिटल्स में गुजारा है। उन्होंने क्रिमिनोलॉजी में PhD की हुई है। उनको बेहतर पता है कि किस तरह जेल के सख्तियों से जान छुड़ानी है। इन सब लोगों की लड़ाई इमरान खान से ज्यादा नैब के साथ है। लड़ाई ये है, केस खत्म कर दें। अरबों रुपए के जो इनके अकाउंट्स थे, ये कह रहे हैं कि उसको भूल जाओ। इमरान खान कोई भी फैसला कर सकता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इनके लिए इस्तकबालिया कैंप कैसे लगाने हैं जब ये आएंगे। कल मैंने देखा है कि वहाँ बिलावल वजीर आजम के मुराद अली शाह साहब ने नारा लगाया। कुर्बान जाऊं और शाह साहब पकड़ाई भी ना दो। अगर आपने अंडर 19 के साथ ही खेलना है तो इस मुल्क के हाल पे रहम करें मुराद अली शाह साहब। सियासत में ये क्या हरीफ हैं? देखें, लोगों को यादाश्त पे जोर देना चाहिए। ज़िया-उल हक का क्यों नहीं नाम लेते? ये ताबेदारी इन्होंने ज़िया-उल हक की, जूते इन्होंने ज़िया-उल हक के साफ किए। ये ज़िया-उल हक के पालशी और मालशी हैं और GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। पाकिस्तान की फौज अजीम फौज है। वो सियासत में ना थी, ना है, ना आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इदारों पर उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के लंबरदार नहीं हो सकते। तमाम इदारे अपने दायरा कार में मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का मजबूत होना अहम है। इदारों पर सियासत चमकाने के लिए उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के लंबरदार नहीं। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा कि अंधेरे बांटने वालों का पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं। मुआशी इस्तेहकाम और कोरोना से बचाव की पॉलिसीज हुकूमत की अहम कामयाबियां हैं। सियासी नाबालिग मरियम और बिलावल जिंदगी में पहली नौकरी बतौर वजीर आजम करना चाहते हैं। PDM का सारा एजेंडा नाजायज दौलत को बचाना है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा शिबली फराज, फवाद चौधरी और फैसल वाडा की अपोजिशन पर चढ़ाई। अपोजिशन से इस्तीफों का साल भी पूछ लिया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। PDM के गड़ी खुदा बख्श जलसे का जवाब आज इस्लामाबाद में आ गया। 3 वफाकी वज़रा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपोजिशन के खिलाफ भरपूर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन का एजेंडा बता दिया। मैं, मेरा खानदान और मेरी दौलत, इसके बचाव के लिए ये सारा कैंपेन चलाया जा रहा है। ऐसी तजावीज़ दे रहे हैं जिससे कि एक जमहूरी तरीके से इलेक्टेड हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से गिराया जाए, फिर इनको लाया जाए। फवाद चौधरी को नून लीग में गिरगिट से ज्यादा रंग दिखने लगे। वजारत उज़्मा की ख्वाहिशमंदों की अहलियत भी बता दी। ये जब लाहौर में होते हैं तो जाग पंजाबी जाग, जब इंटीरियर सिंध में जाते हैं तो बेनजीर भुट्टो बहुत अच्छी थी। मरियम नवाज और बिलावल साहब जो पहली नौकरी जिंदगी की करना चाहते हैं बतौर वजीर आजम, मरियम नवाज ने जिंदगी में कभी अपना किचन भी नहीं चलाया। इसी तरीके से बिलावल साहब ने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। फैसल वावडा का तो अपोजिशन से बस एक ही मासूमाना सवाल था, इस्तीफे कब दे रहे? महीनों गुजर गए, साल या बता दे कौन से साल में इस्तीफा आएंगे। फिर कहा मुशर्रफ के लिए पाकिस्तान के दरवाजे बंद हो चुके हैं। देखो बंद हो चुके होंगे। नवाज शरीफ के लिए भी दरवाजे पाकिस्तान के बंद हो चुके हैं उस मफरूर भगोड़े के। वफाकी वज़रा का कहना था कि अपोजिशन जमहूरी हुकूमत पर प्रेशर डालकर अपने केस में आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। PDM के स्टेज को वफाक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब अपोजिशन के मौक़िफ़ की बात कर लें तो नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब की हुकूमती तर्जुमानों पर कड़ी तनकीद। वो कहते हैं कि आज उन्होंने बदज़बानी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो खौफ है जो हुकूमत पर तारी है। हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, अब इन्हें घर जाना होगा। बदजुबानी, बद तहजीबी, बद इखलाकी का कराए के तर्जुमानों ने रिकॉर्ड कायम किया है और जो खौफ हारी भी और जो खौफ में मुब्तला शक्लें थी वो पाकिस्तान की आवाम ने देखी। वो आज कहते हैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। मेरा 2 टोक ऐलान है कि आटा चीनी चोरों, दवाई बिजली गैस चोरों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं।
तो ये जो इनका खौफ है, और आप मुझे ये बताएं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो 400 अरब के डाके पे होनी चाहिए थी जो चीनी पे डल गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जो 225 अरब आटे में डाका डाल दिया उस पे होनी चाहिए थी। 122 अरब की LNG चोरी हो गई, उस पे होनी चाहिए थी। आज भी मरियम नवाज, मौलाना साहब, बिलावल भुट्टो, PDM ये उस खौफ की अक्कासी करता है कि इनको पता चल चुका है कि इनके घर जाने का वक्त आ चुका है। मामले खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज के गिलास को उम्र यार की जंबील करार दे दिया। समा से बात करते हुए कहा, जो गिलास हाथ में पकड़ा है उनकी सियासत उसी में डूब जानी है। मरियम नवाज जिस गिलास में पानी पीती हैं, आखिर इसकी हकीकत क्या है? शहबाज गिल ने ट्विटर पैगाम में लिखा, ये असल में उम्र अय्यार की जंबील का गिलास है। समा ने जब वजाहत मांगी तो कुछ यूं जवाब दिया। अब उनको किसी ने ये नई पट्टे पे चढ़ा दिया है कि इस गिलास को हाथ में पकड़ के रखें हर जगह तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगी। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के उनके काम हैं और जिस तरह का उनका माजी है सियासी तौर पर, तो उनकी सियासत इसी गिलास के अंदर डूब जानी है। शहबाज गिल ने मजीद कहा, PDM की तहरीक हुकूमत के नहीं बल्कि उनके अपने खिलाफ है। लॉन्ग मार्च का शौक भी पूरा कर लें। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ज़िमनी इंतखाबात के बाइकॉट के लिए पीपल्स पार्टी को मनाने में नाकाम रहे। नोडेरो मुलाकात में बिलावल भुट्टो मरियम नवाज के सामने इलेक्शन में हिस्सा लेने के हक में दलाइल देते रहे। नून लीग के अंदर भी चंद सीनियर रहनुमा PP मौक़िफ़ के हामी हो गए। नई मुशब्बत की रिपोर्ट। ज़िमनी इलेक्शन ने PDM को इम्तिहान में डाल दिया। अपोजिशन इत्तेहाद के अहम रहनुमा बिलावल भुट्टो ने अलग लाइन ले ली। मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातें बाइकाट करने की राय रखती हैं। नोडेरो में मरियम नवाज और दीगर लीगी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के हक में खूब दलाइल दिए। मरियम नवाज इलेक्शन बाइकाट को बेहतर ऑप्शन करार देती रही। ताहम नून लीग के अंदर भी मरियम नवाज के अलावा चंद सीनियर रहनुमा ज़िमनी इलेक्शन में मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान भी पीपल्स पार्टी को बाइकाट पर राजी करने में नाकाम रहे। ज़राए का कहना है कि 2 जनवरी को PDM के सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी को दोबारा मनाने की आखिरी कोशिश की जाएगी। नेमत बट, समा, लाहौर। कराची के इलाके शेरशाह केमिकल गोदाम में टैंक की दीवार गिर गई। 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। अपडेट्स लेते हैं सभा के नुमाइंदे साद साबरी से। जी साद, अपडेट कीजिए, जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरशाह के इलाके में। ये गुलबाई से शेरशाह वाली सड़क है जहाँ पर वाक़ई एक निजी केमिकल फैक्ट्री के अंदर अब से कुछ देर कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पर एक टैंक की दीवार गिरने से 3 मजदूर जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 2 मजदूर जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तमाम मजदूरों को जो जाँ बहक हुए हैं, जो ज़ख्मी हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मेरे अक़ब में ये वो फैक्ट्री है, ये वो कंपनी है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। बताया ही जाता है कि वाक़ये के वक्त सिर्फ और सिर्फ अंदर जो है मजदूरों के अलावा एक सिर्फ कंपनी का चौकीदार मौजूद है। ये वाक़या जब पेश आया जब जो है यहाँ पर एक टैंक की तामीर की जा रही थी। बताया जाता है कि 14 बाई 14 फीट की टैंक की दीवार थी जो दौरान तामीर जो है गिर गई है, जिसके नतीजे में मौके पर ही 3 जो डेली वेजेस के मजदूर हैं वो जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। जी साद साबरी हमें इस मुतालिक बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें तो क्या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियां बिकने लगी हैं? PPSC के उम्मीदवार मेरिट को इज्जत दो का नारा लगाते सड़कों पर आ गए हैं। ये माजरा क्या है, लाहौर से शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में देख लेते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में मुबैना बेजाब किया। एहतजाजी तहरीरों के मास्क लगाए उम्मीदवार मैदान में आ गए। इम्तिहानात की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। उम्मीदवारों का दावा है कि PPSC इंतजामिया नौकरियों के रेट लगाकर मनपसंद अफराद को नवाज रही है। हमारा जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाना सारी फॉर्मेलिटी हो रही है। पीछे असिस्टेंट पुलिस का पेपर हुआ है, एंटी करप्शन का पेपर हुआ है। एक ही घर के 3-3, 4-4 लोग पास हो रहे हैं। पेपर से 1 घंटा पहले आंसर कीज उन लोगों को प्रोवाइड कर दी जाती हैं जो इनको पैसा प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन PPSC इल्जामात बेबुनियाद करार देते हैं। एक पेपर भी मुझे प्रोड्यूस कर दें जो टाइम शुरू होने से पहले लीक हो गया। आई ऑफर माई सेल्फ फॉर एनी अकाउंटेबिलिटी बाई एनी डिपार्टमेंट
अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। 5 या 6 लोग ऐसे हैं जिनको हम पीपीएससी से निकाल चुके हैं ऑन दिस एलिगेशन ऑन मिसलीडिंग द पीपल। चेयरमैन का कहना था कि इम्तिहान की तैयारी कराने वाली अकेडमीज अपनी नाकामियां छुपाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान में घरों की तामीर के लिए सस्ते कर्जों की फराहमी का अहम मुआहिदा हुआ है। बिल्कुल, इसकी मजीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी रिजवान, अपना घर अब एक हकीकत है, मुआहिदे में क्या क्या तय पाया? जी देखिए, ये पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कंपनी है, इसके साथ 6 बैंकों का मुआहिदा हो गया है। ये 40% तक रिस्क कवर फराहम करेगी ये कंपनी बैंकों को। इस बैंकों का जो रिस्क फैक्टर कम होगा, उससे लोगों को कर्जे मिलने में आसानी भी पैदा होगी और लोगों को सस्ते घरों की तामीर में भी ये चीज माविन रहेगी। मैं आपको डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने इस मौके पर मीडिया से भी बात करी। हमने उनसे सवाल भी उठाया कि लोगों को जो परेशानी पेश आ रही है इसमें कि बैंक उनसे प्रोसेसिंग फीस मांगते हैं, ठीक तरह से बात नहीं करते, तो उन्होंने इंकशाफ किया कि स्टेट बैंक ने एक खुसूसी टीम तश्कील दी है जो छापे मारती है बैंकों में, आम सारिफ बनकर जाते हैं और वो देखती है क्या रवैया है और बैंक इसमें क्या मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो क्या कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इससे बैंकों को जो है वो क्या कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और इसके अलावा जो उन्होंने बताया कि जो बैंक सस्ते कर्जे की फराहमी में हदफ को हासिल करेंगे उनको इनाम मिलेगा, इंसेंटिव्स मिलेंगे, और हदफ हासिल नहीं करेंगे बैंक, उन पर जुर्माने होंगे। ठीक है रिजवान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। समा के मॉर्निंग शो नया दिन में मीज़ान बैंक के सदर इरफान सिद्दीकी ने बताया कि जल्द वो वक्त आएगा कि घरों के लिए कर्जे इतनी आसानी से मिल सकेंगे जैसे बंद कबाब। हर शख्स चाहता है उसका अपना मकान हो और वज़ीर आज़म इमरान खान भी ऐसा ही चाहते हैं। सारे बैंक्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मावनत से हाउसिंग स्कीम पेश कर रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना इसमें ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं, मगर कई सवालात लोगों के जहनों में हैं जिन्हें दूर करने के लिए समा मॉर्निंग शो नया दिन ने मीज़ान बैंक के सदर इरफान सिद्दीकी को मेहमान बनाया, जिन्होंने गुफ्तगू में बताया कि हुकूमत ने कितनी बड़ी सब्सिडी मुकर्रर की है। गवर्नमेंट ने 330 बिलियन रुपीस का सब्सिडी के तहत बजट अप्रूव की हुई है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। इरफान सिद्दीकी ने दावा किया कि जब मकानात बनने लगेंगे स्कीम आगे बढ़ेगी, बिल्डर्स खरीदारों के पीछे पड़ जाएंगे और फिर कर्जे बड़ी आसानी से मिलेंगे। ये घर आम हालात में लोगों को मिलते रहेंगे और वो बिल्डर्स भी लोगों के पीछे पड़े होंगे कि भाई आप हमारा घर खरीद लें। तो ये जो चीजें आपको अभी इतनी नजर नहीं आ रही हैं, ये नजर आएंगी। इनकी जब पाइपलाइन नजर आएगी तो फिर आपको ये जिस तरह बन कबाब मिलता है ना, उस तरह आप आसानी से आप घर भी खरीद पाएंगे। इस स्कीम के तहत बैंकों को हजारों दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं जिन्हें जांचा जा रहा है और फिर मुस्तहकीन को कर्जे दिए जाएंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। कराची में कल से मजीद सर्दी होगी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान महकमा मौसमियात खालिद मलिक ने समा से बात करते हुए मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। आज मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। रवां हफ्ता है, इसमें एक्सपेक्टेड यही है कि टेम्परेचर सिंगल डिजिट तक चला जाएगा, जिसमें एक्सपेक्टेड यही है कि 7 और 7 से प्लस तक रहेगा। तो उसके बाद एक वीक के बाद टेम्परेचर राइज करना शुरू करेगा। इस टाइम नॉर्दर्न एरियाज में काफ़ी हद तक वेदर क्लियर हो रहा है और रेनी स्पेल था या जिसकी वजह से स्नोफॉल हो रही थी, वो काफ़ी हद तक वहाँ से गुजर चुका है। रवां साल के जो आखिरी हफ्ता है, इसमें एक्सपेक्टेड यही है कि और ज़्यादा रेनफॉल या स्नोफॉल होने के चांसेस बहुत लिमिटेड है। ज़ियारत की बर्फबारी और कोयटा की सर्दी इंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में कराची वाले कोयटा पहुँच गए। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट में जानते हैं। चारों अतराफ से स्नोबर के जंगलात में ढकी खूबसूरत वादी ज़ियारत में बर्फबारी ने समा बांध दिया। दिलकश मनाजिर देखने के लिए कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सयाह दिलफरेब वादी पहुंच गए। हम कराची से आए, ज़ियारत स्पेशली आए हैं, बर्फबारी देखने के लिए आए हैं, यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ज़ियारत के साथ साथ कोयटा में भी सयाहों का रश बढ़ गया। किसी ने हना झील में दोस्तों के साथ सेल्फियां ली तो कोई सर्दियों की सौगात और दीगर सामान खरीदने बाजार पहुंच गया। आज हमारा शॉपिंग का डे है तो हम लोग ने यहाँ ड्राई फ्रूट्स देखे हैं। यहाँ हर किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं कोयटा में। सयाह कहते हैं बलूचिस्तान के हसीन नज़ारों का अपना ही लुत्फ है। मरीज चाहते हैं तो काफ़ी वो एक्सपेंसिव है और दूर भी है, और कोयटा आने के लिए मतलब सस्ता भी है और नज़दीक भी है।
शहर में सयाहों का इतना रश बढ़ा कि होटलों में गुंजाइश खत्म हो गई। कोयटा में तो होटल की जगह ही नहीं मिल रहे और बहुत ज़्यादा रश हुआ है। बिलखसूस सिंध के लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो इस पर हमें होटल वालों को काफ़ी खुशी है और हम उनको खुशामदीद कहते हैं। बैरून सूबे से आए मेहमानों की वजह से शहर के बाजारों में भी रौनक लग गई। कराची समेत मुल्क के दीगर हिस्सों से आए सयाहों ने दिलफरेब वादी की खूबसूरती में और भी इजाफा कर दिया। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूर आरफीन, सामा, कोयटा। नथिया गली की सफ़ेद ज़मीन देखने सयाहों का रश लग गया। सयाहों के लिए तालिब इल्म ने ट्यूबिंग का इंतजाम भी कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ कयूम। बर्फजार में रंगों का बेला, नथिया गली में ट्यूबिंग का दौर चल पड़ा। बर्फ की ढलानों पर ट्यूब के जरिए स्लाइडिंग, सयाहों को नई तफरी मिल गई और ये सारी मेहनत है 23 साल के उस्मान की। यहाँ पर दिसंबर के ऑनवर्ड जो बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो फिर बर्फ जब पड़ती है तो हम सुबह सुबह आकर यहाँ पर ट्रैक बनाते हैं ये स्नो ट्यूबिंग के लिए, जैसे कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है। तो इस पर हम लोगों को फिर स्नो ट्यूबिंग कराते हैं। जिप लाइन का लुत्फ उठाया जा रहा है तो बच्चे भी झूलों का पीछा नहीं छोड़ रहे। सेल्फियों का दौर है, भंगड़ों पर जोर है। मज़ा आ रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी झूले वगैरह लिए हैं, जैसे स्लाइडिंग, जिप लाइन। वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम लोग को यहाँ पे। बहुत अच्छा प्लीजेंट इन्वायरमेंट है और हर कोई एंजॉय कर रहा है। इवन कि मैंने भी बच्चों के साथ जंपिंग भी की है और स्लाइडिंग भी की है। मैंने बहुत एंजॉय किया है, मैंने जिप लाइन भी किया है और मैंने ट्यूबिंग भी की है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है नथिया गली में आके और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट ईयर फिर इंशाल्लाह आऊँगी। आसमान से बरसते सफेद जादू ने गलियात का हुस्न ऐसा निखारा है कि सयाहों का वापस जाने का कोई मूड नहीं। आतिफ कयूम, समा, एबटाबाद।